हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी समझ को जो बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान को जो बढ़ा रहे हैं, किसके प्रति, तो सूफी काव्य धारा के प्रति, यानी प्रेम मार्गी शाखा के प्रति। पिछले वीडियो में हम लोग सूफी काव्य को समझ चुके थे, परिचय कर चुके थे, सूफी को समझ चुके थे और सूफी शब्द कहाँ से आया ये भी हम लोग जान चुके थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। और फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आप सच में टीजीटी पीजीटी नेट करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को भी देख लें, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत की हूँ और मुझे जहाँ तक लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो भी वो सब मैंने डाला है उस वीडियो में, तो आप ज़रूर देखें, काफ़ी आपके लिए वो मददगार साबित होगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सूफी काव्य धारा के प्रथम काव्य। और सूफी काव्य धारा के प्रथम काव्य के बारे में बता दूं कि सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग सूफी काव्य को, यानी प्रथम काव्य को सूफी काव्य धारा के अंतर्गत माना है। तो सबसे पहले बात आती है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इन्होंने जो है प्रेमाखंड परंपरा का प्रथम काव्य जो माना है, हंसावली को माना है। और हंसावली की जो रचना हुई है कब हुई है, तो 1370 ईस्वी में हुई है। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं उषायत। तो गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना सूफी काव्य धारा का प्रथम काव्य, तो हंसावली को माना। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। और हंसावली की रचना कब हुई, तो 1370 ईस्वी में हुई, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बारे में मैं तब बताऊंगी क्यों ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, तो उषायत हैं। राम कुमार वर्मा को आप देखेंगे तो इन्होंने जो है चंदायन को माना कि यह सूफी काव्य परंपरा का जो है प्रथम काव्य है। राम कुमार वर्मा ने किसे अपनाया, चंदायन को अपनाया। चंदायन की रचना कब हुई है, 1379 ईस्वी में हुई है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। सभी आप नोट कर ले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना कि यह जो है सूफी काव्य परंपरा का प्रथम काव्य है। सत्यवती कथा की रचना कब हुई है, तो सत्यवती कथा की जो रचना हुई है वह हुई है 1501 ईस्वी में। कब हुई है, 1501 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं ईश्वर दास। ठीक है, सत्यवती कथा को किसने माना सूफी काव्य का प्रथम काव्य, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। अब देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना कि यह जो है सूफी काव्य परंपरा का प्रथम काव्य है। और मृगावती की रचना कब हुई, तो 1503 ईस्वी में हुई है। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं कुतुबन। और कहीं कहीं आप देखेंगे तो रचना काल, यानी मृगावती का जो रचना क्रम है, रचना का समय है, वह माना गया है 1501 ईस्वी। वैसे ज़्यादातर देखने को 1503 ही मिलता है, इसलिए मैंने 1503 ही लिखा है। तो दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं बताती हूँ कि मैं जो बोली अभी आप सभी को कि मृगावती का ये जो रचना का जो समय है, रचना काल का समय, ये आपको क्यों याद रखना है। ये आपको इसलिए याद रखना है कि नेट वाले एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, वो क्रम में पूछे जाते हैं सजाने के लिए। तो आपको जो है 4 दे दिया जाएगा, मृगावती दे दिया जाएगा, सत्यवती कथा दे दिया जाएगा, चंदायन दे दिया जाएगा, हंसावली दे दिया जाएगा। और बोला जाएगा कि सभी को क्रम से सजाएं। जो पहले आया तो आपको ईस्वी याद रहेगा, तभी तो आप सजा पाओगे उसे क्रम से। तो इसलिए आपको ईस्वी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप सभी का ईस्वी जो है याद कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि सभी काव्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले हंसावली है, तो हंसावली के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारे मतभेद हैं, तो देख लेते हैं। विशेष तथ्य वैसे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है इसमें, तो जो भी मिलता है देख लेते हैं। तो इसकी काव्य भाषा को लेकर काफ़ी सारे मतभेद पाए गए हैं। और गुजराती विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं। गुजराती विद्वान इसे क्या मानते हैं कि यह जो है गुजरात का काव्य रचना है। वहीं मोतीलाल मनेरिया ने कहा कि राजस्थानी भाषा और साहित्य में, इन्होंने कहा कि इसे राजस्थानी भाषा का, यानी कि यह जो है हंसावली वो क्या है, राजस्थानी भाषा की रचना है। ये मोतीलाल मनेरिया मानते हैं, किसमें, राजस्थानी भाषा और साहित्य में। अब देख लेते हैं चंदायन। तो चंदायन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलती है, तो देख लेते हैं। तो चंदायन जो है पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पे आधारित यह काव्य है। इसमें जो कहानी है क्या है, वो प्रेम कथा पे आधारित कहानी है। और लोरिक जो कहा गया है, यह जो नायक का नाम है, इसमें चंदायन के जो नायक हैं उसे ही लोरिक कहा गया है, यानी उसका नाम है लोरिक। और उसकी पत्नी कौन है, तो मैना है। और उसकी विवाहिता प्रेमिका जो है उसका नाम है चंदा। ठीक है, उसी की प्रेम कथा पे आधारित यह काव्य है। अब देख लीजिए यहाँ पे नायक, यानी कि नोट करने वाली बात है ये, नायक लोरिक के नाम पे इसे जो है, नायक लोरिक के नाम पे इसे क्या कहा जाता है,
लोरकायन कहा जाता है या लोर कहा भी कहा जाता है। तो आपके सामने अगर लोरकायन आ जाए या फिर लोर कहा आ जाए तो आपको जो अर्थ निकालना है वो इसी से निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसी के नाम पे लोरकायन और लोर कहा भी कहा जाता है। और आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोर कथा नाम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो यह जो नाम दिया गया है वह दिया गया डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, ठीक है, इन्होंने ही नाम दिया लोर कथा का, लोर कथा सॉरी माफ़ कीजिएगा, लोर कथा का नाम इन्होंने दिया डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे। चंदायन की अगर भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा क्या है, तो इसकी भाषा अवधि है। वैसे पिछले वीडियो में बताई थी कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी काव्य रचे गए सबकी भाषा क्या है, सबकी भाषा अवधि है, ठीक है, अवधि में ही रचा गया है सारा काव्य कहानी जो भी है। तो चंदायन की भाषा क्या है, परिष्कृत अवधि है और इसमें चंदा को पद्मावत की तरह ही अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। तो ये इसके बारे में विशेष जानकारियाँ मिलती हैं। अब देख लेते हैं सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा जो इसके रचिता कौन है, इसके रचिता आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कौन है, ईश्वर दास हैं, जो कि सगुनोपासक भक्त थे। क्या थे ये, सगुनोपासक भक्त थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईश्वर दास कैसे भक्त थे, तो सगुनोपासक भक्त थे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है इसमें आचार्यरामचंद्र शुक्ल के बारे में। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आचार्यरामचंद्र शुक्ल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी किसी के काव्य के प्रति बोला है, किसी की कहानी के प्रति बोला है, किसी कवि के प्रति भी बोला है उन्होंने, सारी बातें उनकी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको हर एक बात उनका ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ भी बात आती है आचार्यरामचंद्र शुक्ल की। तो इन्होंने जो है भक्ति काल की शाखा में इसे स्थान नहीं दिया है। किसे, सत्यवती कथा को आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में इसे स्थान नहीं दिया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने अपने भक्ति काल में यानी भक्ति काल की किस शाखा में किसे स्थान नहीं दिया, ठीक है। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सत्यवती कथा को किसने भक्ति काल की शाखा में स्थान नहीं दिया। तो किसने नहीं दिया, तो आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने दिया, आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया। और आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की शाखा में किसे स्थान नहीं दिया, तो सत्यवती कथा को नहीं दिया, ठीक है। दोनों तरह से आपको बातें समझ में आ गई होगी और दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात तो एक ही है लेकिन दोनों आप बात ध्यान में रखेंगे। सत्यवती कथा में सौंदर्य प्रेम बृह निरूपण तत्कालीन बादशाह का उल्लेख किया गया। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें जो उल्लेख किया गया है सौंदर्य प्रेम बृह निरूपण तत्कालीन बादशाह का उल्लेख किया गया है। अगर भाषा की बात की जाए तो इसमें भाषा कैसी है, तो भाषा जो है इसकी अवधि है। और यानी शैली कैसी है, तो शैली है दोहा छपाई शैली, ठीक है। तो इन सभी दृष्टि से अगर देखा जाए यानी सत्यवती कथा में प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, बृह निरूपण है, तत्कालीन बादशाह का उल्लेख किया गया है। तो इन सभी दृष्टि से आप देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि सत्यवती कथा जो है हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का एक उच्च कोटि का काव्य है। हम सभी अगर देखें इस दृष्टि से तो क्या हमें पता चलता है, तो ये उच्च कोटि का काव्य है। लेकिन आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की किसी भी शाखा में सत्यवती कथा को इन्होंने स्थान नहीं दिया, ठीक है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब आती है बात मृगावती की। तो मृगावती जो है आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने इसे अपनाया है। तो मृगावती को आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। इन्होंने क्या माना कि मृगावती जो है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ है। और इसके नायक कौन है, तो इसके नायक हैं राजकुमार। और नायिका कौन है, तो नायिका जो इसकी मृगावती है, ठीक है। और मृगावती में यानी कि इसमें जो विशेष बातें क्या है देख लेते हैं। तो मृगावती में जो है यानी इसे प्रेम दर्शन से ही नायक के हृदय में जो है प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए योगी का वेश धारण करके घर से निकल जाता है। वैसे आपको अगर इस कहानी को अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, तो आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास की बुक होगी आपके पास, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको ये कहानी आराम से आप उसे पढ़ लेना एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छी कहानी है। तो मृगावती के प्रेम दर्शन से ही नायक के हृदय में क्या हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसे प्राप्त करने हेतु योगी के वेश धारण करके वो घर से निकलता है। तो यही इसके बारे में है। और इसकी भाषा कैसी है, तो भाषा है इसकी अवधि। और शैली कैसी है, तो कड़वक शैली है। और कड़वक शैली को ही दोहा चपाई शैली कहा जाता है। इन सभी बातों का आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात कि मैं पिछले वीडियो में ये भी बताई थी कि एक तो ये बताई थी कि सूफी काव्य यानी कि जितने भी सूफी धारा के अंतर्गत काव्य रचे गए तो सारे के सारे अवधि भाषा में रचे गए। और एक बात ये भी बताई थी कि जितने भी लगभग काव्य जो देखने को मिलेंगे सभी जो है नायिकाओं के नाम पे ही उसका नामकरण किया गया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं
नायिका इसकी कौन है? मृगावती है। और मृगावती क्या है? उसका नामकरण भी किया गया है काव्य का, है ना। चंदायन हो गया, मृगावती हो गया, मधुमालती हो गया, ये सब क्या है? सभी नायिका के नाम पे ही किया गया है उसका नामकरण। अब देख लेते हैं मधुमालती। मधुमालती तो किसी के द्वारा अपनाया नहीं गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसके जो रचना है ना, रचना का जो समय है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्रम वाले जो सजाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें मधुमालती भी कभी कभी दे दिया जाता है। तो अभी जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मैं सोची कि इसे भी लेके आऊँ आपके लिए। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मंझन। कौन है? मंझन। मधुमालती के रचयिता कौन है? मंझन। और ये भी मंझन के बारे में पूछा जाता है कभी कभी कि मधुमालती, जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना होता है, ईजी टाइप का क्वेश्चन, तो ये पूछा जाता है कि मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंझन है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एक दो बार कि मधुमालती के नायक कौन है? तो मनोहर है। मधुमालती की नायिका कौन है? तो मधुमालती है। इसमें नायक के द्वारा नायिका के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाया गया है। विशेष बात यह है कि इसमें नायक के द्वारा नायिका के प्रति जो है एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाया गया है। इसकी भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा अवधी है, और शैली की अगर बात की जाए तो शैली जो है दोहा चौपाई शैली है, ठीक है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं सूफी धर्म का प्रचार प्रसार भारत में। सूफी धर्म का प्रचार प्रसार जो भारत में हुआ तो किस प्रकार से हुआ है देख लेते हैं। तो भारत में सूफी मत का आगमन जो है 9वीं से 10वीं शताब्दी में ही हो गया था। भारत में सूफी आगमन का यानी सूफी मत का जो आगमन हुआ था कब हुआ था? तो 9वीं से 10वीं शताब्दी में ही हुआ था। इसके प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके प्रचार प्रसार का श्रेय जो दिया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है, ठीक है। और आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख किया गया। आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? तो 14 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 5 संप्रदाय जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इन 5 संप्रदाय को ही हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या है नाम इनका। तो पहला है कादरी संप्रदाय, दूसरा है चिश्ती संप्रदाय, तीसरा है सुरावादी संप्रदाय, और चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय, और 5वां है सत्तारी संप्रदाय। और 5वें के बारे में बता दूं, सत्तारी संप्रदाय जो है कहीं कहीं पे इसके बारे में पता चलता है कि फिरदौसी संप्रदाय ऐसा लिख के आता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये 5 संप्रदाय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे इससे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हर तथ्य को, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, डर रहता है मन में। तो हम लोग हर तथ्य को देखेंगे, ठीक है। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सूफी काव्य को लेके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, और ज़रूर देना। आप सभी मुझे आपके जवाब का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ठीक है, रहता भी है। तो आज का जो सवाल है वह है यह कि मंझन की काव्य रचना का नाम बताएं, ठीक है। या क्वेश्चन मैं चेंज कर देती हूँ कि क्वेश्चन यह है कि मृगावती के रचनाकार कौन है, ठीक है। मृगावती के रचनाकार कौन है, ये इसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। मृगावती के रचनाकार कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। इसी से बिल्कुल सवाल है, और अभी जो भी आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे तो बिल्कुल आप सभी को याद होगा और आप सभी ज़रूर आंसर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।